हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी मॉरल कहानियाँ आपके अपने चैनल पर। नीमा नाम की एक औरत अपनी 2 सौतेली बेटियों दिव्या और स्वाति के साथ नीलगढ़ गांव में रहती थी। दोनों ही लड़कियां पढ़ने में बहुत होशियार थीं, लेकिन नीमा को वो फूटी आंख भी नहीं भाती थी। नीमा की आदत थी कि वो उन दोनों के हर एक काम में रोक टोक किया करती थी। एक दिन दिव्या और स्वाति स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थीं। तभी नीमा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ जा रही है दोनों महारानियाँ? काम क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा? आप बापूजी के लिए ऐसा क्यों बोलती हैं माँ, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है? माँ, हमने सारा काम खत्म कर दिया है, तभी हम स्कूल जा रहे हैं। आई पड़ी काम खत्म करने वाली, खाना क्या तुम्हारी मरी हुई माँ का भूत आकर बनाएगा? पहले खाना बनाओ, उसके बाद जहाँ जाकर मरना है मरो। पर माँ, तब तक तो हमें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। तभी नीमा स्वाति को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुझे कम सुनाई देता है क्या? जो कहा है पहले वो कर। दोनों बहनों ने नीमा की बात मान ली, क्योंकि वो दोनों ही ये बात जानती थी कि कुछ पढ़ लिख कर ही अपने जीवन को बदला जा सकता है। इसलिए वो दोनों पढ़ाई को बहुत अहमियत देती थीं। लेकिन देर से स्कूल पहुंचने पर उन्हें मैडम ने खूब डांटा। दिन में वो दोनों जब भूखी थकी हारी स्कूल से लौटी तो स्वाति ने नीमा से कहा, माँ, बहुत तेज भूख लगी है, खाना दो ना। आहा, आई बड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली। पूरा दिन स्कूल में आराम करके आई हो और अब इन महारानियों को खाने के लिए भी दो। चलो जाओ, रसोई में सुबह के बर्तन रखे हैं, धो दो। और हाँ, उसके बाद दोनों कपड़े भी धो देना। जी माँ, हम सब काम कर लेंगे। तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि मुझे माँ मत कहा करो। तुम मेरी मरी हुई सौतन की बेटियाँ हो, ना कि मेरी, समझी? आई बड़ी माँ कहने वाली। और हाँ, ये सारा काम खत्म होने तक तो शाम हो जाएगी, तो शाम की चाय बनाकर तुम मेरे कमरे में ले आना और उसके बाद रात को खाने की तैयारी पर जुट जाना। बेचारी दोनों बहनें सारा काम खत्म करके रात को जब सबके खाने के बाद खुद खाना खाने बैठती हैं, तो उनका सौतेला भाई मोनू उन दोनों को परेशान करने लगता है। स्वाति मोनू को गाल पर एक थप्पड़ मारती है और मोनू जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर नीमा भाग भाग कर आती है। क्या हुआ, मेरा राजकुमार क्यों रो रहा है? माँ, स्वाति दीदी ने मुझे बहुत तेज थप्पड़ मारा। ये बात सुनते ही नीमा गुस्से में आ जाती है और स्वाति के बाल खींचकर उसे अपने साथ घसीट कर ले जाते हुए कहती है, तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली, तू चल मेरे साथ, तुझे तो मैं बताती हूँ। अपनी बहन स्वाति का बचाव करते हुए दिव्या कहती है, माँ, स्वाति की कोई गलती नहीं है। मोनू ही हमें बार बार परेशान कर रहा था और खाना नहीं खाने दे रहा था, इसलिए स्वाति ने उसे थप्पड़ मार दिया। आई पड़ी अपनी बहन की तरफदारी करने। अरे एक दिन ये खाना ना खाती तो मर थोड़ी ना जाती। अब तो इसे मैं बताती हूँ, जब सारा दिन कमरे में भूखी प्यासी बंद रहेगी तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। नीमा स्वाति को कमरे में बंद कर देती है। रात को नीमा जब सोने चली जाती है तो दिव्या खिड़की से स्वाति को 2 रोटी और अचार पकड़ा देती है, लेकिन नीमा उसे ऐसा करते देख लेती है और फिर वो उन दोनों बहनों को मारने पीटने लगती है। चोरी सीख रही हो दोनों की दोनों। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधी हूँ? मुझे कुछ दिखता नहीं है? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम दोनों का बाप तुम्हें मेरे मत्थे मड़कर चला गया। धीरे धीरे समय बीता और तीनों बच्चे जवान तो वहीं नीमा बूढ़ी हो गई। स्वाति और दिव्या पढ़ने में बहुत ही अच्छी होती हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोनू पढ़ाई से कोसों दूर रहता है। एक दिन मोनू घर आता है और अपनी माँ के सामने दुखी होने का ड्रामा करने लगता है। उसे दुखी देख नीमा उससे कहती है, अरे मेरा राजा बेटा, इतना उदास क्यों है? क्या बात है? माँ, मेरे सभी दोस्तों के पास नया मोबाइल फोन और नए नए कपड़े होते हैं, सिर्फ तुम्हारा राजकुमार ही उन सब में भिखारी लग रहा होता है। आज अगर उन सब की तरह मेरे बाबा भी होते तो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। माँ, मुझे भी नया फोन चाहिए। अगर आप मुझे प्यार करती हैं
तो मेरी बात जरूर मानोगी। नया फोन और कपड़े? लेकिन कहाँ से लाऊं मैं नया फोन और कपड़े? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। लेकिन मोनू उसकी एक नहीं सुनता और जिद पर अड़ जाता है। तभी नीमा दिव्या को आवाज लगाती है। दिव्या, आ रही हो दिव्या? कहाँ मर गई? आई माँ, दाल चूल्हे पर चढ़ा रही थी। कहिए, क्या बात है? मेरी बात ध्यान से सुन। कल जो तुम दोनों बहनों को स्कॉलरशिप के पैसे मिले थे, वो मेरे पास थे। स्कॉलरशिप के पैसे? लेकिन क्यों माँ? क्योंकि मुझे अपने बेटे को नया फोन और कपड़े दिलवाने हैं। लेकिन माँ, वो तो हमें हमारी आगे की पढ़ाई के लिए मिले हैं। तुझे कितनी बार कहा है, मुझे माँ कहना बंद कर। अगर मोनू तुम दोनों का सगा भाई होता और तुम दोनों को भी मैंने ही अपनी कोख से जन्मा होता, तो तब भी क्या तू यही कहती? सच ही कहते हैं लोग, सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है। नीमा की बात दिव्या के दिल पर लग जाती है और वो सारे पैसे नीमा को दे देती है। नीमा वो पैसे मोनू को नया फोन और कपड़े खरीदने के लिए दे देती है। ये ले पैसे, और हाँ, इनके साथ साथ अपने लिए नए जूते भी ले लेना। 3 महीने से मेरा बेटा एक ही जूते पहन रहा है। अपनी माँ की शय मिलते ही मोनू की ख्वाहिशें दिन बर दिन बढ़ती ही जाती हैं और कुछ दिन बाद वो फिर अपनी माँ से आकर कहता है, माँ, मुझे 50,000 चाहिए। 50,000? तो ऐसे बोल रहा है जैसे 50 पैसे मांग रहा हो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। वैसे क्या करना है तुझे इतने पैसों का? माँ, मुझे अपने लिए नई मोटरसाइकिल लेनी है। मैं बसों में धक्के खाकर कॉलेज नहीं जा सकता। मेरे सभी दोस्त मोटरसाइकिल से कॉलेज आते हैं और मुझे ऐसा देख वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे, मोटरसाइकिल कोई 10-20 रुपए की चीज तो है नहीं, पूरे 50,000 की है। मेरे पास कहाँ रखे हैं इतने पैसे? माँ, मुझे तो लगता है स्वाति और दिव्या की तरह मैं भी तुम्हारा सौतेला बेटा ही हूँ। नहीं तो क्या तुम मुझे इस तरह से इनकार करती? फिर वह गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद नीमा सोचती है, वैसे मेरा मोनू ठीक ही तो कह रहा था। एक ही तो बेटा है मेरा, क्या अपनी राजकुमार को मैं एक मोटरसाइकिल भी खरीद कर नहीं दे सकती? कल ही सेठ के पास जाती हूँ और उनसे कुछ पैसे कर्जे पर उठाती हूँ। नीमा दिव्या और स्वाति से कहती है कि वो सेठ जी के यहाँ होकर आती है। तब तक वो दोनों खाना बनाने की तैयारी कर लें। नीमा के जाने के बाद स्वाति दिव्या से कहती है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ सेठ से कर्जा लेने गई हैं और वो भी मोनू की मोटरसाइकिल के लिए। हाँ यार स्वाति, टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है। माँ पर वैसे भी पहले का बहुत कर्जा है जो अभी तक चूका नहीं, और अब और कर्जा सर पर उठा रही हैं। पैसे मिलते ही अगले दिन ही मोनू नई मोटरसाइकिल लेकर आ जाता है। अपनी सभी मांगों को पूरा होते देख मोनू अब ये भली भांति समझ गया था कि वो अपनी माँ की कमजोरी है। वो उसको बहुत प्यार करती हैं और वो उसकी सभी मांगों को पूरा करेंगी ही। मोनू के हर रोज के नए नए शौक ने नीमा को कर्ज में डुबा दिया था। अब तो नीमा को खुद चिंता सताने लगी थी कि वो इतने सारे पैसे कैसे भरेगी। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। फिर एक शाम जब मोनू घर पर नहीं था तो नीमा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो देखा कि सेठ अपने कुछ गुंडों के साथ उसकी दहलीज पर खड़ा है। नीमा को देखकर वह उससे कहता है, क्या तारीख है आज? कुछ याद भी है? आज के दिन तूने मेरे पैसे लौटाने का वादा किया था। सेठ जी, जल्द ही लौटा दूंगी, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। जब तेरा ऊपर से बुलावा आ जाएगा तब लौटाएगी क्या? सेठ के मुंह से अपनी बूढ़ी माँ के लिए ऐसी बातें सुन दोनों बहनें गुस्से से आग बबूला हो गईं। तभी स्वाति बोली, सेठ काका, आप हमारी माँ से जरा तमीज से बात कीजिए। अरे तुझे बाहर आने के लिए किसने कहा? चल तुम दोनों अंदर जाओ। नहीं माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो लड़कियों, मैं मुफ्त में पैसे बांटने का काम नहीं करता। तुम्हारी माँ ने मुझसे कर्जा लिया है, बस वही वापस मांग रहा हूँ। हाँ तो कर्जा लिया है, इसका ये मतलब थोड़े ही है कि हम आपके गुलाम हो गए। आपके जो मन में आएगा आप वो कहेंगे हमें। काका, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, बस हमें कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। सेठ ने उन्हें एक मोहलत दे तो दी,
लेकिन इस शर्त पर कि हर महीने उसके ब्याज के पैसे पहली तारीख तक उसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उधर जब मोनू को ये बात पता लगी तो वो उल्टा अपनी माँ पर ही चिल्लाने लगा। हाँ, तो किसने कहा था तुम्हें इतना कर्ज लेने के लिए? मुझे देखो ना, जाने कैसे कैसे कटौती करके तो अपने दिन काट रहा हूँ, और एक तुम हो जो लाखों रुपए का कर्जा अपने माथे पर लिए घूमती रहती हो। उम्र तो तुम्हारी हो गई है, तो कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है, तब तो ये सारा कर्जा मुझे ही भरना पड़ेगा ना। मोनू की बातों ने नीमा को अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। जिस बेटे को उसने इतना लाड प्यार दिया, उसकी हर एक बात मानी, आज वो ही उसे भला बुरा कह रहा है। वो ये सदमा नहीं झेल पाई और तभी उसे हार्ट अटैक आ गया। लेकिन मोनू उसको वहीं पड़ा छोड़ खुद मोटरसाइकिल लेकर घूमने निकल गया। स्वाति और दिव्या उसे हॉस्पिटल लेकर आए। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद नीमा की छुट्टी हो गई। स्वाति और दिव्या ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए रखे स्कॉलरशिप के पैसे से हॉस्पिटल का बिल भर दिया। हॉस्पिटल में रहकर उन दोनों बहनों ने नीमा की खूब सेवा की, लेकिन मोनू अपनी माँ को देखने एक दिन भी नहीं आया। घर पहुँचने के बाद, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया। हमेशा तुम दोनों के साथ सौतेला व्यवहार किया, लेकिन तुम दोनों मुझे हमेशा अपनी माँ मानती रही। वो तीनों अभी ये बात कर ही रही होती हैं कि अंदर वाले कमरे से कुछ आवाज आती है। जब वो तीनों अंदर जाकर देखती हैं, तो मोनू अपनी माँ के बक्से का ताला तोड़ रहा होता है। उस बक्से में नीमा के कुछ गहने रखे हुए थे। ये देख नीमा मोनू को जोरदार थप्पड़ मारती है। क्या है बुढ़िया, मार क्यों रही है मुझे? आज नहीं तो कल वैसे भी ये सब मेरा ही होना है बुढ़िया, तूने तो कुछ दिन में मर जाना है। ये कहकर वो नीमा को धक्का देता है। मोनू, हमारी माँ को धक्का दिया तूने? तेरी इतनी हिम्मत? उसकी इस हिम्मत की जिम्मेदार मैं ही हूँ बेटी। जो थप्पड़ मैंने इसे आज मारा है, वो बचपन में इसे मारा होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जान निकल जा मेरे घर से, मर गया तू मेरे लिए। आज से मेरी सिर्फ 2 बेटियां ही हैं। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। तुम भिखारियों के साथ रहना भी कौन चाहता है? नीमा ने मोनू को अपने घर से निकाल दिया। जिंदगी भर जिन बेटियों को उसने पराया समझा, आखिरकार वही उसकी अपनी बनी। स्वाति और दिव्या ने नौकरी कर धीरे धीरे अपनी माँ का सारा कर्ज चुका दिया। हाय, देखो तो ये महारानी अभी तक बिस्तर पर पड़ी हुई है। सुबह के 7 बज रहे हैं और इस महारानी को तो सोने से ही फुर्सत नहीं। ओए महारानी, जल्दी उठ, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। धूप निकलने वाली है, जल्दी से उठ और सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए छत पर डाला। और हाँ, उसके बाद बर्तन भी धो देना। माँ, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बुखार भी लग रहा है। यह नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब पता है। तू कपड़े धोने से बचने के लिए ये सब बहाने बना रही है। अगर तू 2 मिनट में उठकर बाथरूम में कपड़े धोने नहीं गई तो तेरी बहुत ठुकाई होगी। माँ, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी से मेरी चुटिया बना दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। आई मेरी बच्ची, अभी थोड़ा सा रुक, मैं तेरे लिए पहले गरम दूध लेकर आती हूँ। गरम दूध पीना बहुत अच्छा है, इससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई में मन लगता है। पूनम नीतू और रिया में इसलिए भेदभाव करती थी क्योंकि रिया पूनम की खुद की बेटी थी, जबकि नीतू सौतेली। लगभग 3 साल पहले उमेश ने पूनम से दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी रजनी के गुजर जाने के बाद नीतू की देखभाल के लिए उमेश ने पूनम से दूसरी शादी की थी। उमेश शहर में काम करता था और पूनम दोनों बच्चों के साथ गांव में रहती थी। शादी के बाद पूनम ने नीतू पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह नीतू के साथ हर समय अपना सौतेलापन दिखाती थी।
जिस बात से उमेश बिल्कुल बेखबर था। और जब कभी वह गांव आता तब पूनम नीतू के साथ अपनापन दिखाने की कोशिश करती। मैं रिया को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। जब तक मैं आऊँ तब तक सारे कपड़े धोकर रखना, समझी? और खबरदार जो तूने फिर कोई बहाना बनाने की कोशिश की। पूनम के जाने के बाद नीतू अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर से बात करते हुए कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें पता है नई सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और मुझे बहुत मारती है। वो सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती है। मेरे पास लौट आओ ना माँ। बुखार से तपी हुई नीतू घर का सारा काम करती है, लेकिन पूनम को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। नीतू कपड़े धो रही होती है कि तभी उसके पापा उमेश आ जाता है। पूनम, पूनम, कहाँ हो तुम? अजी, आ गए आप? इस बार आप बिना बताए ही चले आए। तभी वह नीतू से कहती है, अरे नीतू, ये तो क्या कर रही है बेटा? मैं तुझसे कब से आराम करने के लिए कह रही हूँ, पर ये लड़की भी ना मेरी एक नहीं सुनती। तुझे थोड़ा बुखार है ना? जा, तू अब जाकर आराम कर। मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। मैं यह देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम नीतू का बिल्कुल उसकी सगी माँ जैसा ध्यान रखती हो। जी, वो मेरी भी तो बेटी है और मैंने रिया और उसमें कभी कोई फर्क नहीं समझा। कुछ देर बाद वह नीतू के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अगर तेरे बाप को जरा सा भी शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं जाने देती या तुझसे घर के सारे काम लेती हूँ, तो देख लेना तेरी गर्दन काट दूंगी। और हाँ, ये ले कल की बासी रोटी, तू इसी लायक है, इसे खाकर ही सो जा। और अगर तेरा बाप पूछे तो बोल देना तूने खिचड़ी खा ली है। कुछ देर बाद उमेश पूनम से कहता है, पूनम, सुना है इस बार काफी ठंड पड़ने वाली है, इसलिए मैं नीतू और रिया के लिए गर्म कपड़े और तुम्हारे लिए ये गर्म शॉल लाया हूँ। नीतू, ये ले मेरी बच्ची, ये गर्म स्वेटर पहन ले, तुझे इसमें ठंड नहीं लगेगी। जैसे ही उमेश नीतू को वह स्वेटर पहनने के लिए देता है, वह उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वह तुझे अच्छी सी मीठी मीठी दवाई देंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे अच्छे पापा। अगले 4-5 दिन तक उमेश गांव में ही रहता है। इस कारण पूनम नीतू को कुछ नहीं कह पाती। 4-5 दिन तक नीतू बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा उसी के साथ रहते थे। उमेश 4-5 दिन तक वहीं रहता है। वह दोनों बच्चियों के साथ हंसना खेलना, खाना पीना, उनके साथ खूब समय बिताता है। अगले दिन जब नीतू सुबह नींद से जागती है तो पूनम से पूछती है, माँ, पापा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। जब तू आराम से सो रही थी ना महारानी, तभी तेरे पापा सुबह की बस से शहर चले गए। और हाँ, बहुत आराम कर लिया तूने। अब जल्दी से किचन में जा और बर्तन का ढेर जल्दी से धो दे। उसके बाद कपड़े भी इकट्ठे करके रखे हैं, बाथरूम में उन्हें भी धो देना। और अपने नए स्वेटर इधर दे, मेरी रिया पहनेगी। तू ये उसके कुछ पुराने स्वेटर हैं, इन्हें पहन लेना। नहीं, ये मेरे पापा ने मुझे दिए हैं। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाई की? आज तुझे मजा चखाऊंगी। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सारी रात बाहर खड़ा रखूंगी और वो भी बिना स्वेटर के। सारा दिन घर के काम करवाने के बाद रात में पूनम नीतू को भरी ठंड में बिना स्वेटर के खड़ा कर देती है। माँ, ऐसा मत करो, आप मेरे सारे नए स्वेटर ले लो। मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे घर के अंदर आने दो माँ। अब आई ना तेरी अक्ल ठिकाने। सुबह तो बड़ी हेकड़ी दिखा रही थी, लेकिन अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। आज तू सारी रात ठंड में बाहर ही खड़ी रहेगी। बाहर कड़ाके की ठंड थी, जिसमें नीतू ठंड से काफी ठिठुर रही थी।
गांव में भी सभी अपने घरों के अंदर सो गए थे। तभी नीतू रोते हुए अपनी माँ को याद करती है और कहती है, माँ, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? देखो ना, आज सौतेली माँ ने मुझे इतनी ठंड में घर से बाहर खड़ा कर दिया। माँ, आ जाओ ना मेरे पास। उधर रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, उसे अंदर बुला लो ना, बाहर बहुत ठंड है। पूनम, चुप कर, तुझे बड़ी दया आ रही है उस पर। ज्यादा हमदर्दी दिखाएगी ना तो तुझे भी उसके साथ खड़ा कर दूंगी। जा लाडो, अब तू जाकर सो जा, ठंड बहुत ज्यादा है ना, कहीं मेरी बच्ची को ठंड न लग जाए। उधर स्वर्गलोक में नीतू की मरी हुई माँ रजनी यमराज के पास जाती है और उनसे कहती है, यमराज जी, कृपा करके मुझे कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है, वो ठंड से ठिठुर रही है। रजनी, ये असंभव है, लेकिन हाँ, तुम्हारी शुद्ध और साफ दिल आत्मा को देखते हुए मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए तुम्हें धरती पर जाने दे सकता हूँ। आपका मुझ पर बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सदा ही जय हो यमराज जी। यमराज की आज्ञा मिलने के बाद रजनी की आत्मा पृथ्वी लोक पर चली जाती है। उधर उमेश का मन भी बेचैन हो रहा था, इसलिए वो भी आधे रास्ते से ही वापस लौट आता है। रजनी की आत्मा नीतू के पास जाती है और कहती है, मेरी बच्ची, घबरा मत, देख तेरी माँ तेरे पास आ गई है। अपनी माँ को सामने देख नीतू में हिम्मत आ जाती है और वह अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। रजनी जैसे ही अपना हाथ उठाती है तो उसके हाथ में एक जैकेट आ जाता है। ले मेरी बच्ची, तू ये जैकेट पहन ले। नीतू वह जैकेट पहन लेती है और फिर अपनी सारी आप बीती अपनी माँ को सुनाती है। माँ, सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। पापा आए थे पर सौतेली माँ ने मुझे उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तुझे इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है। तभी वहाँ उमेश आ जाता है और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और बेहद गुस्से में आ जाता है और रजनी से कहता है, रजनी, मुझे माफ कर दो। हमारी फूल सी बच्ची पर इन सब अत्याचारों की वजह मैं हूँ। ना तो मैं दूसरी शादी करता और ना ही हमारी बेटी को यह सब झेलना पड़ता। आज सच में माँ की ममता जीत गई, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे की पीड़ा देखते हुए उसके पास आ गई, और एक मैं हूँ जो यहाँ रहकर भी अपनी बच्ची का दर्द नहीं देख सका। मुझे माफ कर दो, अब मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। तभी वह घर के अंदर जाते हैं। अरे आप तो शहर चले गए थे ना, फिर वापस कैसे? शायद मेरी बच्ची के आंसुओं ने मुझे रोक लिया। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। सब गांव वालों के सामने तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगा। ऐसा मत कहो जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। लेकिन उमेश पूनम की एक नहीं सुनता। उसने काम ही जो ऐसा किया था, अगर ठंड की वजह से कहीं बिन माँ की बच्ची को कुछ हो जाता तो? यह सोचकर उमेश उसे घर से बाहर निकाल देता है। उमेश, अब मुझे जाना होगा। मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था, लेकिन मेरा आशीर्वाद मेरी बच्ची पर हमेशा रहेगा। इतना कहकर रजनी की आत्मा वहाँ से चली जाती है। मेरी बच्ची, आज से तेरे माता पिता दोनों मैं ही हूँ। इसके बाद उमेश नीतू को अपने साथ शहर लेकर चला जाता है और उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल देता है, लेकिन साथ ही वह रिया के प्रति भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है और हर महीने उसके खर्चे के पैसे पूनम को भेज दिया करता था, लेकिन पूनम को दोबारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं अपनाता। हिंदी मोरल कहानियाँ देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए।